ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज गुप्ता से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर नीरज, विश्व के इस सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है और इसमें पहल भारत ने देश ने की है। हमारी अपनी बनाई हुई वैक्सीनेशन है जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट करने के पश्चात ही सभी को एडवोकेट किया है और लगाए जा रहे हैं। और प्रथम चरण में जितने भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, उन सबको इसको वैक्सीनेट करने का बीड़ा उठाया है। उसके पश्चात 50 साल से वर्ष के ऊपर के सभी व्यक्ति और 50 साल से कम जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, इस प्रकार की कोई भी सीरियस बीमारियां हैं, तो उनको भी वैक्सीनेट किया जाएगा। डॉक्टर नीरज, जहां एक ओर कोविड टीकाकरण पूरे जोर शोर से चल रहा है हमारे देश में, वहीं दूसरी ओर कोरोना के मामले में लगातार कमी दर्ज हो रही है। टीकाकरण के बाद वर्तमान स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये दोनों तरह से देखा जा सकता है। कुछ स्थान ऐसे हैं, जैसे कि हो सकता है दिल्ली हो या आसपास के जो क्षेत्र हैं, जहां पर कि कोविड का इन्फेक्शन की वजह से कुछ लोगों में इम्यूनिटी आ चुकी है और उनके प्रभाव की वजह से इन्फेक्शन का स्प्रेड बहुत स्लो हो गया है, किंतु अभी भी इन्फेक्शन आ रहे हैं और जो आ रहे हैं उनमें से कुछ सीरियस भी हैं। केरला में आप देखेंगे तो इंसिडेंस अभी भी हाई है। 40% तकरीबन वो व्यक्ति जो अभी देश में पॉजिटिव है वो केरला से आ रहे हैं। यानी कि अभी वहां पे कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां पर अभी कोरोना नहीं पहुंचा है और ये वो वल्नरेबल एरियाज हैं जहां पर कोरोना बढ़ने की उम्मीद है। जैसे जैसे टीकाकरण किया जाएगा और स्वास्थ्य कर्मी जो वैक्सीनेट हो जाएंगे, फ्रंटलाइन वर्कर वैक्सीनेट हो जाएंगे, वैसे वैसे ही इनका जो हमको लड़ने की क्षमता है हमारी बढ़ जाएगी और धीरे धीरे सभी व्यक्ति जब वैक्सीनेट हो जाएंगे तो हम इस पे काबू भी पा लेंगे। और डॉक्टर नीरज, आप कोरोना वॉरियर्स तो हैं ही और अग्रिम पंक्ति में टीका लगवाने वाले लोगों में आप शुमार हैं। क्या कुछ अनुभव रहा है आपका? देखिए, सैटरडे को जिस दिन शुरू हुआ था उसी वक्त प्रधानमंत्री के संवाद के पश्चात टीकाकरण शुरू हुआ था और अपने अस्पताल के पहले डॉक्टर्स में से एक मैं था जिसको टीका लगा। मेरे लिए बहुत अच्छा था क्योंकि मैंने वॉलंटियर भी किया था और मेरे को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। हमें जितने भी डॉक्टर्स को लगे उस दिन सभी स्वस्थ रहे, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। सिर्फ डॉक्टर को थोड़ा हेडेक जरूर हुआ, किंतु किसी को कोई भी बीमारी नहीं हुई और अब तक हमारे अस्पताल में 200 करीब लोगों को टीका लग चुका है, तो किसी को भी कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। और जो आंकड़े हम देख रहे हैं, जो साइड इफेक्ट अगर किसी को हुए भी हैं वो बहुत ही माइल्ड हैं। मेरी वाइफ जो भी डॉक्टर है उन्होंने भी टीका लगवाया था और उनको भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो लोगों को एक एप्रीहेंशन है, डर है कि कोई एक साइड इफेक्ट हो सकता है या नुकसान हो सकता है, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। सेफ्टी प्रोफाइल हमारे पास रिपोर्ट्स पहले से थी ही और ये बिल्कुल सेफ है। 19 लाख करीब जो लोगों को लग चुका है उससे तो बिल्कुल साफ है कि ये एकदम सेफ है। देखिए, हर टीकाकरण के कुछ कह लीजिए पहलू होते हैं या चरण होते हैं। पहले में एक एंथुसियाज्म होता है, उत्साह होता है, फिर उसके बाद में एक एप्रीहेंशन होती है, फिर तीसरे स्टेज में आपको रियलाइजेशन होता है कि ये एक्चुअली में बिल्कुल ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि इसमें किसी प्रकार के डर की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बहुत सेफ है वैक्सीनेशन, चाहे वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो। और बल्कि अब हम खुद भी नहीं लगा रहे हैं बल्कि अपने अड़ोस पड़ोस के देशों में दे भी रहे हैं। इतना लोगों को हम पे कॉन्फिडेंस है कि वो हमसे वैक्सीन ले रहे हैं और हमारे यहाँ तो लाइन लगी है मांगने वालों की भी, जिनको शायद हम कितना दे पाएंगे, कितना हम प्रोडक्शन कर पाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि हम सभी की मांग पूरी करेंगे। डॉक्टर नीरज, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम किसी का व्यक्तिगत अनुभव, आप किसी और की बात नहीं बता रहे हैं बल्कि खुद की बात बता रहे हैं कि किस तरीके से टीकाकरण आपने करवाया और उसके बाद आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई और आपकी फैमिली में भी लोगों ने कराया, तो ये हमारे श्रोताओं के लिए बहुत बड़ा संदेश है और उन लोगों के लिए भी संदेश है जो टीके को लेकर भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। तो ऐसे लोगों से जो इस तरह की खबरें दे रहे हैं उनसे आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि ये लोग या तो किसी डर के कारण ऐसी खबरें फैला रहे हैं या उनका कोई मतलब है, किंतु मैं ये कहूंगा कि लोग ऐसा ना करें, बल्कि ये कहें कि टीकाकरण खुद भी लगवाएं, औरों को भी लगवाएं और देश को कोरोना से मुक्त करवाएं।
डॉक्टर नीरज, आपसे जानना चाहेंगे अगर किसी व्यक्ति को कोविड वैक्सीन लगवानी है, जैसे कि अगर हम अग्रिम पंक्ति के व्यक्ति की ही बात करें, तो इसकी पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगी? देखिए, रजिस्ट्रेशन जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने अपने अपने इंस्टीट्यूशन से रजिस्ट्रेशन कराए हैं। सरकार ने कोविन ऐप इसके लिए सुविधा उपलब्ध कराई है जिसमें इन सभी का रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन के समय कुछ फोटो आईडी की जरूरत पड़ती है, वो दिखाने के साथ पंजीकरण होगा। किंतु ये क्लियर कर देना चाहूंगा कि प्रथम चरण में केवल हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर को ही लगाए जाएंगे और शायद आम जनता को अभी अवेलेबिलिटी के बेसिस पे ही उनको उपलब्ध कराया जाएगा। जब प्रथम चरण का ये जब लोग का पूरा हो जाएगा तो फिर 50 साल से ऊपर के सभी व्यक्ति को लगाने का काम शुरू होगा और उसमें जनता का भी नंबर आएगा। डॉक्टर नीरज, आपसे जानना चाहेंगे अगर किसी व्यक्ति ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो क्या उसे वैक्सीन लग पाएगी? अगर हम फ्रंटलाइन वॉरियर्स की ही बात करें तो हाँ, फ्रंटलाइन वॉरियर्स में ऐसा है कि सरकार ने ये नए इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए हैं कि ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए उनके फोटो आईडी की आवश्यकता होगी, चाहे वो पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, इलेक्शन वोटर कार्ड हो, बैंक पासबुक हो। जो उनको आई कार्ड मिलते हैं वो आई कार्ड भी उनके रजिस्ट्रेशन कराने आवश्यक होंगे और उस रजिस्ट्रेशन के पश्चात उनको दिया जाएगा। अभी अवेलेबिलिटी करा रहे हैं कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके बाद भी अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो इच्छुक हैं तो वो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन सेंटर पे जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा के अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। इस प्रकार की भी बंदोबस्त किया जा रहा है। डॉक्टर नीरज, ये बहुत आम सवाल है कि एक बार वैक्सीनेशन होने के पश्चात क्या हमें जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, चाहे वो मास्क लगाना हो या सामाजिक दूरी या सुरक्षित दूरी बनाए रखना हो, तो क्या इनका पालन हमें करते रहना पड़ेगा? बिल्कुल, इस बारे में कोई शक शुबा नहीं है कि ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसा आपने जिक्र किया है, इसको मेंटेन करना होगा। मैं ये क्लियर कर देना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन के 2 डोज हैं। पहली डोज के पश्चात 28 दिन के बाद दूसरी डोज लगेगी और दूसरी डोज के 15 दिन के पश्चात ही मानेंगे कि इसका इम्यूनाइजेशन कंप्लीट हुआ है और आपके अंदर इसके लड़ने की क्षमता सफिशिएंट क्वांटिटी में आ चुकी है। किंतु जब तक ये नहीं आती है तब तक तो आपको बिहेवियर रखना ही है, यानी कि हैंड वॉशिंग, मास्क और 6 फीट की दूरी आपको रखनी है। लेकिन इसके बाद भी अगर ये जारी रखें तो ये समाज के लिए आपकी एक सेवा ही होगा और अपने को तो बचाएंगे ही, दूसरे को भी इससे प्रोटेक्शन देंगे। डॉक्टर गुप्ता, अगर हम देखें कि जब से कोविड का समय आया है, हम ये कह सकते हैं कि मार्च के बाद से लोगों ने मास्क का प्रयोग करना शुरू किया है या हैंड हाइजीन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आप चूंकि रेस्पिरेटरी डिजीज को पूरे डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स के साथ आप रूबरू होते हैं, तो आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या रहा है कि क्या इन दिनों इस तरह की इन्फेक्शियस डिजीज जो दूसरी बीमारियां हैं, क्या उनमें भी गिरावट आई है? बिल्कुल। खैर, अभी आंकड़े तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, वो तो हम एनालिसिस कर रहे हैं। किंतु मास्क लगाने से और हैंड हाइजीन से हमारे को न केवल एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में जो बीमारी फैलती थी या डॉक्टर के माध्यम से कि वो भी कम हुई है, बल्कि जो रेस्पिरेटरी बीमारियां इन दिनों में सर्दियों में देखी जाती थी वो भी इतनी नहीं देखने में आई है। हमारी ओपीडीज में जो हम लोग रूटीनली फेस कर रहे थे वो भी अब कम हो रहा है और मेरे को ऐसा लगता है कि जो कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं वो उनका भी स्तर थोड़ा सा कम हो रहा है। आंकड़े आएंगे तो उसे स्पष्ट हो जाएगा, किंतु मेरा ऐसा मानना है कि इसमें गिरावट आई है। डॉक्टर नीरज, बड़ा अहम सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति खून को पतला करने वाली दवा ले रहा है, जैसे बहुत सारे कार्डियक पेशेंट्स या दूसरी बीमारियों में लेते हैं, तो क्या वो वैक्सीन लगवा सकते हैं? उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? हाँ, इसमें ये प्रिकॉशनरी है कि जो हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं तो उसमें अगर कोई व्यक्ति अगर खून पतला करने की दवाई ले रहा है और उसकी वजह से अगर इसका खून क्लॉटिंग टाइम अगर चेंज होता है तो उससे ये नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को थोड़ी प्रिकॉशन के साथ इंजेक्शन लगाई जाएगी। जी डॉक्टर नीरज, ये जो खून पतला करने वाली जो दवाएं होती हैं, हम किस तरह की बीमारियों में लेते हैं इन्हें? तो देखो, एक तो हार्ट पेशेंट्स लेते हैं जो एस्प्रिन या क्लोपिडोग्रेल लेते हैं। दूसरे वो व्यक्ति जिनको हम बोलते हैं थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर्स, इसमें पैरों में क्लॉट बन जाते हैं, इससे हमारे लंग्स में क्लॉट चले जाते हैं या किसी और बीमारी की वजह से भी क्लॉट बनने की टेंडेंसी पैदा होती है। तो ऐसे व्यक्तियों को मेडिसिन बंद कर सकते हैं, फिर हम वैक्सीनेशन करा के दोबारा भी शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर नीरज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज गुप्ता से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।